नमस्ते बच्चों। छठवें पाठ के पहले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हम आज पढ़ रहे हैं छठवां पाठ। आपने बच्चों ये तो पढ़ा ही है कि प्रकाश सीधी सरल रेखा में गमन करता है। अगर प्रकाश के मार्ग में कोई वस्तु आ जाती है तो उस वस्तु की छाया का निर्माण होता है, परंतु विशेष परिस्थितियों में प्रकाश की किरण मुड़ भी सकती है। हम उसी को अब देखने जा रहे हैं। ये बच्चों पानी का कप है, कांच का बना हुआ है, पानी यहाँ तक भरा हुआ है। अब इसमें अगर मैं ये पेन को इस तरह से डुबाती हूँ तो आपको पेन के आकार में क्या परिवर्तन दिखाई दे रहा है? नीचे से जहाँ से पानी के अंदर डूबा है वहाँ पे मोटा है और ऊपर की साइड में कैसा है? पतला। परंतु अगर मैं इसको ऐसे तिरछा डुबा देती हूँ तो आप देखिए क्या दिखाई देता है? मोटा दिखाई दे रहा है, पर जहाँ पे पानी का तल है वहाँ से पेंसिल कैसी दिखाई दे रही है? टूटी हुई दिख रही है इस जगह पे। लग रहा है जैसे दो टुकड़े हैं, परंतु वास्तव में दो टुकड़े नहीं हैं, एक ही टुकड़ा है। तो ये किस वजह से होता है, इसके पीछे कारण क्या है, वही हम पढ़ेंगे। बच्चों, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में गमन करती है तो प्रकाश की किरण अपना मार्ग बदल देती है। प्रकाश की किरण के मार्ग बदलने की इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अंदर पानी है, बाहर हवा। तो हवा से प्रकाश की किरण किस में जा रही है? पानी में। तो जैसे ही वो पानी में जाती है अपना मार्ग परिवर्तित कर देती है। अगर इसमें पानी नहीं होता तो हमें ऐसा सीधा के सीधे दिखता, और पानी होने की वजह से वो टूटा हुआ नज़र आता है। अब इसी को ही हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे बच्चों मैंने एक आकृति बनाई है। एक कांच का गुटका लेते हैं, इस तरह से कांच का गुटका या ग्लास स्लैब बोलते हैं इसको, ये होता है। तो इस तरह से कांच का गुटका रख करके उसकी आकृति बना देते हैं और उसमें से एक प्रकाश की किरण ये इस तरह से इस दिशा में आ रही है, और यहाँ पे दो माध्यम है। बाहर क्या है? हवा, और ये क्या है? कांच। तो दो माध्यम हुए, हवा और कांच। तो प्रकाश की किरण हवा से जब कांच में आती है तो कांच में आने पर ये तल पे जो दोनों माध्यमों को पृथक कर रहा है, इस पृथककारी तल पर वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और जब प्रकाश की किरण कांच से हवा में निकलती है फिर से उसका मार्ग बदल जाता है। तो प्रकाश, ये कांच और हवा अलग अलग माध्यम है। कांच सघन माध्यम है और हवा विरल माध्यम है। सघन और विरल का मतलब है जिसमें कण पास पास हों, वह सघन माध्यम, और जिस माध्यम में कण दूर दूर हों वह विरल माध्यम कहलाता है। तो हवा में कण दूर दूर होते हैं, इसलिए हवा कांच की अपेक्षा विरल माध्यम है, और कांच हवा की अपेक्षा सघन माध्यम है। बच्चों, आपने देखा है कि अगर एक खाली सड़क हो, उस पर अगर आप साइकिल चलाते हैं तो आप तेज़ी से साइकिल चला सकते हैं, पर अगर वही रास्ता भीड़ भाड़ वाला हो तो क्या आपकी स्पीड वही रहती है? कम हो जाती है। सेम वैसे ही यहाँ पे
जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो उस प्रकाश की किरण का वेग कम हो जाता है और कम होने पर वो इधर की साइड, इसे हम कहते हैं अभिलंब, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और जब कांच से वापस हवा में जा रही है, यानी सघन माध्यम में से विरल माध्यम में जा रही है, तो फिर से उसका वेग बढ़ जाता है। तो बच्चों, प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा क्या हुई? जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछी दिशा में गमन करती है तो वह अपने पृथक्कारी तल से विचलित हो जाती है। इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब यहाँ पे बच्चों, ये जो किरण प्रवेश कर रही है इसे कहते हैं आपतित किरण। जिस किरण और जो किरण इस तरह से कांच के अंदर आकर के अभिलंब की ओर मुड़ जा रही है उसे कहते हैं अपवर्तित किरण। और जो किरण कांच में से बाहर निकल रही है उसे कहते हैं निर्गत किरण। इसी तरह से यहाँ पे अभिलंब के साथ आपतित किरण का जो कोण बन रहा है उसे कहते हैं आपतन कोण, और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे कहते हैं अपवर्तित किरण। ये अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है इसे कहते हैं अपवर्तन कोण, और ये बाहर निकल रही है इस किरण को कहते हैं निर्गत किरण। निर्गत किरण इस अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है उसे कहते हैं निर्गत कोण। अब बच्चों, अगर कांच नहीं होता तो प्रकाश की किरण कैसे जाती? इस सीधी लाइन में जाती। आप देखिए यहाँ पे प्रकाश की किरण सीधी सरल रेखा में जाती है, ये आपने पढ़ा है। पर कांच होने के कारण वो क्या हुई? अभिलंब की ओर झुक गई, जिसके कारण उसका मार्ग बदल गया। अपवर्तन के नियम। बच्चों, अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला है आपतित किरण और अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के विपरीत ओर होते हैं, और ये तीनों एक ही प्रतल में होते हैं। तीनों से मतलब है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब। दूसरा नियम है, दिए गए दो माध्यमों के युग्म के लिए साइन आई और साइन आर का अनुपात सदैव अचर होता है, जहाँ पे साइन आई यानी आपतन कोण और साइन आर बराबर अपवर्तन कोण होता है। अब अपना अगला टॉपिक है अपवर्तनांक। प्रकाश की किरण जब विभिन्न माध्यमों में से प्रवेश करती है तो हर एक माध्यम में उसका वेग अलग अलग होता है, और अगर प्रकाश की किरण विभिन्न माध्यमों में जा रही है तो वेग अलग होता ही है। पर अगर विभिन्न रंग की प्रकाश की किरणें एक ही माध्यम में या अलग अलग माध्यमों में जा रही हैं तो भी उनका वेग परिवर्तित हो जाता है, यानी उनका अपवर्तनांक बदल जाता है। और निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात किया जाता है, उसे कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। और बच्चों, अपवर्तनांक माध्यम में प्रकाश के वेग पर निर्भर करता है कि माध्यम कौन सा है, उसमें प्रकाश का वेग कितना है। इसके आधार पर अपवर्तनांक निश्चित किया जाता है। अब यहाँ पे हम अपवर्तनांक के बारे में देखेंगे। अगर प्रकाश की किरण का वेग पहले माध्यम में v1 है और दूसरे माध्यम में v2 है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र क्या है वो देखते हैं। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, उसके लिए सूत्र है अपवर्तनांक। ये अपवर्तनांक का संकेत है n, और यहाँ पे 2 1 लिखा है, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर पहले माध्यम में प्रकाश का वेग बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग। पहले माध्यम में क्या है v1 और दूसरे माध्यम में क्या है v2।
तो इसके लिए सामान्य सा सूत्र हम यहाँ लिखेंगे। पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर V1/V2। जो ये पहले लिखा है इसे नीचे लिख देंगे। उसी तरह से दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए सूत्र होगा हमारे पास दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तो दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग बटे पहले माध्यम में प्रकाश का वेग। दूसरे माध्यम में कितना है प्रकाश का वेग? V2 और पहले माध्यम में कितना है? V1। तो हमारे पास सूत्र क्या हो जाएगा? दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का बराबर V2/V1। जब प्रकाश की किरण विभिन्न माध्यमों में प्रवेश करती है तो उसके वेग में क्या परिवर्तन होता है वो हम यहाँ पे आकृति के माध्यम से समझेंगे। पहली आकृति बनाई है, इसमें ये ऊपर विरल माध्यम है और अंदर सघन माध्यम है। तो प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। उसी तरह से क्यों झुक जाती है? क्योंकि सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम हो जाएगा और कम हो जाएगा तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। आपने एक चीज़ देखी होगी कि पानी का पाइप जो होता है नल में लगाते हैं तो पानी निकलता है उस पाइप में से। अगर उस पाइप के मुंह पे अंगूठा रख दे, थोड़े ही मात्रा में खोले, पानी फोर्स के साथ जाता है। फोर्स के साथ जाएगा तो किधर जाएगा? आगे। पर अगर फोर्स कम हुआ तो पानी किधर गिरता है? पास में। सेम वैसे यानी प्रकाश की किरण का वेग कम हो जाता है और कम होने के कारण प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। सेकंड देख रहे हैं हम, बाहर विरल माध्यम है और अंदर क्या है? सघन माध्यम। तो अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से दूर हो जाती है। ये प्रकाश की किरण और ये बाहर निकल रही विरल माध्यम में और ये अभिलंब से दूर हो गई। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अब तीसरा, अगर प्रकाश की किरण अभिलंब की दिशा में ही जाए यानी एकदम सीधी जाए तो प्रकाश की किरण विचलित नहीं होती है। जैसा कि अभी मैंने आपको ग्लास में दिखाया था, पेन को एकदम सीधा डुबाया था तो पेन सीधा ही दिख रहा था, पर जैसे ही उसको तिरछा डुबाया तो क्या हुआ? टूटा हुआ दिखाई देने लगा। यानी प्रकाश की किरण जब अभिलंब की दिशा में जाती है तो उसका विचलन नहीं होता है। इस स्थिति में बच्चों आपतन कोण कितना बनता है? आपतन कोण बन ही नहीं रहा है, क्योंकि आपतन कोण क्या होता है? अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बनने वाले कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। जैसे यहाँ पे ये आपतन कोण कहलाएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच। अब यहाँ पे ये अभिलंब है और अभिलंब पर ही आपतित किरण जा रही है, तो यहाँ पे आपतन कोण कितना बन रहा है? 0°। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा? अपवर्तन के नियम और अपवर्तनांक। आज के लिए ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।